सभी दोस्तों का जनमानस विवेचना में स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम चर्चा करेंगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस कितने सीटें पे लड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी जो है वो तो आप जानते ही हैं कितने सीटें जीती हुई है। 303 सीटें उनके पर बीजेपी का खुद का है, बाकी सहयोगी दलों का है। आज से कुछ दिनों पहले बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और 15-16 दलों के नेता उस बैठक में शामिल हुए। सपा, ममता बनर्जी टीएमसी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सभी नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। उस बैठक के बाद बैठक समाप्त हुई है और उस बैठक के बाद खास करके गोदी मीडिया तरह तरह के चर्चाएं शुरू कर दी है। राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के इन गोदी मीडिया का एक ही है जो अभी लोकसभा चुनाव होने में काफ़ी समय है और विपक्षी एकता जो है सिर्फ दिखावा है। ये इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि कांग्रेस गठबंधन हो तो अगर विपक्षी दलों के महागठबंधन जो अभी नाम दिया जा रहा है पीडीए, तो इस पीडीए के अंतर्गत अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो कम से कम 350 सीटों पर लड़ेगी। लोकसभा की 243 सीटों में से कांग्रेस 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां सीधे आपको कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसको आप याद कीजिए। वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में जाकर के समाप्त हुई थी। यानी दक्षिण भारत के जो ये हैं, दक्षिण भारत में ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया और उसका परिणाम लोगों में एक जो उत्साह और कांग्रेस के प्रति झुकाव जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ज़्यादा होने लगा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी लोगों की समस्याएं सुनी और उनको जाना जो किन किन मुसीबतों से लोग जूझ रहे हैं, किन किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, ताकि उन समस्याओं को केंद्रित करके केंद्र सरकार पर आक्रमण किया जा सके। और हुआ यही भारत जोड़ो यात्रा की सफलता जिस तरह से सामने आई उससे केंद्र सरकार घबरा गई और राहुल गांधी को लोकसभा से बेदखल भी कर दिया गया। गुजरात के एक कोर्ट के निर्णय के आधार पर उनकी सदस्यता चली गई, रातों रात सदस्यता चली गई और राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से बेदखल हो गए। आप तो जानते हैं कि एमपी में 29 सीटें लोकसभा की है, कर्नाटक में 28, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, असम 14, हरियाणा 11, हिमाचल प्रदेश 4, गुजरात 26, उत्तराखंड 5, गोवा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मणिपुर 2, चंडीगढ़ 1। इन राज्यों में
और कोई दल है ही नहीं। यानी ये जो सीटें हैं लोकसभा की, उस पे सिर्फ सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। तो इन लोकसभा सीटों पर लगभग ये 209 के आसपास है। 209 लोकसभा सीटें जो है 2019 की जो लोकसभा चुनाव परिणाम है उसके अनुसार 209 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है। ऐसे में यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि 209 लोकसभा सीटें जो है उस पे कांग्रेस अपना उम्मीदवार तो उतारेगी ही। अब बाकी स्थिति जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन पंजाब में 13 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं। इन राज्यों में जो स्थिति है उस पंजे से, मसलन पंजाब में कांग्रेस सत्ता में रही है और वहाँ से कांग्रेस की लोकसभा सीटें जो है वो भी ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा उम्मीदवार जीते हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। भले यूपी से एक भी नहीं है सांसद, बिहार से एक सांसद हैं, लेकिन इन राज्यों में जो स्थिति है, कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है या त्रिकोणीय फाइट में वो कांग्रेस भी है। अब पंजाब में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और वहाँ आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आ गई। लेकिन वहाँ तो आम आदमी पार्टी यह कह रही है जो पंजाब में कांग्रेस चुनाव न लड़े, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव न लड़े, तो फिर भाई सत्ता से तो कांग्रेस ही बेदखल हुई है, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल का यह तर्क न तो कांग्रेस का नेताओं को गले उतर रही है, ये तर्क जो है न तो कांग्रेस के नेताओं को गले उतर रहा है और न ही कार्यकर्ताओं को। अगर कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल की बातों में आ जाते हैं, जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश बिहार में है वही स्थिति पंजाब में भी हो जाएगी। लेकिन वो गलती राहुल गांधी कभी नहीं दोहराएंगे। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2014 के लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव भले ही अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में सत्ता में है, विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव की 7 सीटों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही है। यानी दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल ये तर्क देते हैं कि वो सत्ता में है, तो फिर लोकसभा चुनाव में उनको जनता क्यों नहीं दूसरे स्थान पर भेज सकी। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल बहुत तरह के जो अपने बयान दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता बयान दे रहे हैं, वो यही उनका भय दिखाता है कि वो कांग्रेस को लोकसभा सीटों में यानी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पर देने के लिए तैयार हो, यानी उसका मतलब है जो आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें लोकसभा की दी जाए। अभी ताज़ा कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ है। कर्नाटक में 29 सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वह बीजेपी के लिए बेहद ही निराशाजनक है। मात्र 4 सीटों पर बीजेपी 4 सीटें लोकसभा की, यानी लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उस पे बीजेपी विधानसभा चुनाव में लीड की है। यानी
जनता जो है वो पूरी तरह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपना ये मत दिया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा 4 प्रमुख पार्टियां हैं। बाकी और सब जो है वो छोटी छोटी जिले स्तर की, प्रखंड स्तर की पार्टियां हैं, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। सपा विधानसभा में सत्ता में भी रही है, कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है। बसपा भी सरकार में रही है और पिछले लगभग 40-45 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस तरह से देश का माहौल है, एंटी मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई पैदा हो गई है, उसके कारण मुसलमानों को अब ऐसा लगने लगा है जो सपा और बसपा उसके लिए हितकारी नहीं है। यानी ये मुसलमानों को ऐसा लग रहा है जो सपा और बसपा लोकसभा चुनाव में या केंद्र सरकार में शासन में नहीं आ सकती है, किसी भी हालत में नहीं आएगी। जैसे बिहार में राजद हो, जदयू हो, ये सब किसी भी हालत में सरकार में, केंद्र सरकार में सत्ता में नहीं आ सकती है। तो मुसलमानों को अब लगता है जो उनका हित कांग्रेस ही बचा सकती है, अब उनका रक्षक कांग्रेस ही हो सकती है। इसलिए मुसलमान अब 2024 के चुनाव को लेकर के अपना मन कांग्रेस के प्रति ज़्यादा झुकाव हो रहे हैं। मुसलमान कांग्रेस के प्रति ज़्यादा झुकाव बन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खुले आम कह रहे हैं मुस्लिम मतदाता जो हम कांग्रेस को अब वोट देंगे। इन क्षेत्रीय दलों को मैंने देख लिया और यही कारण है जयंत चौधरी जो है वो सपा पे ये दबाव डाल रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करें ताकि अगला लोकसभा चुनाव जो है वो सब हम मिल करके लड़ सकें और अपनी अपनी इज्जत भी बचा सकें। ठीक इसी तरह की स्थिति बिहार में भी है। अब मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव और बंगाल में भी है। मुस्लिम मतदाताओं को लग रहा है जो उसका संरक्षक कांग्रेस ही हो सकता है। कर्नाटका में जिस तरह से मुस्लिमों ने एक मत होकर के जदएस को पहले वोट देते था, लेकिन अब जदएस को इस बार वोट नहीं दिया, जिसके कारण जदएस गौन हो गई और कांग्रेस भारी विजय हासिल कर 137 सीटें जीत करके सत्ता में वापसी कर ली है। इसलिए अगला लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस कम से कम 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मार है पूरे देशवासियों पर। राहुल गांधी जी का जो अभियान था भाई जोड़ो, वो भी महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी खाई बढ़ती है, ये मुद्दे अपना बड़े मुद्दे थे। हमने जो बजट पेश किए तो उसमें हमने महंगाई को विशेष जोड़ दिया, हम लोगों ने रोजगार भी जोड़ दिया है, परंतु महंगाई ऐसी मार है उस पर रिलीफ कैसे मिल रहा। इसलिए हमने जो 10 स्कीमें विशेष रूप से छांटी हम लोगों ने, जिस पे हम लोगों ने बजट में घोषणा करी है, उसके कैंप कल से लग रहे हैं। कल 700 कैंप लगेंगे, फिर वो कैंप 2700 कैंप हो जाएंगे। 2700 कैंप राजस्थान में लगेंगे। हम चाहते हैं उनका रजिस्ट्री करवा सभी लोग, जिससे कि उसी वक्त उनको उसका फ़ायदा मिलने लग जाए। बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, बहुत उत्साह है। और हम मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से भी, आप भी जो आपने योजना लागू की थी, गैस सिलेंडर मिलता है उनको, गरीबों को वो 1140 में मिलता है, 200 में सब्सिडी देते हैं, 900 में होता है, 900 में लोग खरीद नहीं पाते। हम मांग करते हैं, मैंने पत्र भी लिखा है मोदी जी को, कि आप जो है पूरे देश के अंदर उन गरीबों के लिए
जिनको आपने गैस सिलेंडर दिया था गरीबी के नाम पे, हमने 500 रुपये में देना शुरू किया है। आप भी 500 रुपये में सिलेंडर दें कम से कम पूरे देश के अंदर। तो गरीब जो है वो खाली सिलेंडर लेके बैठे हैं, खाली भरवा नहीं पा रहे हैं, और वही पहले वाली प्रॉब्लम आ रही है वो समाप्त हो सके और सिलेंडर मिल सके उनको 500 रुपये। मेरी एक तो मांग है प्रधानमंत्री जी से। दूसरा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा लंपी को लेकर जो गाय मर गई है उस पर राहत देनी चाहिए राज्य सरकारों को। राजस्थान में हमने ये प्रति गाय 40,000 रुपये देना तय किया है लंपी मरने वाली गायों को। आगे के लिए 40,000 का बीमा कर देना 2 पशुओं प्रति परिवार। हर परिवार में 2 पशु दुधारू होंगे, उनका इंश्योरेंस होगा, प्रीमियम हम भरेंगे, उनका बीमा करने का हमने तय किया है। बहुत लोगों ने वेलकम किया। और तीसरा जो है 5 लाख का बीमा सिर्फ है आयुष्मान भारत का। 5 लाख से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने 25 लाख का बीमा किया, राइट टू हेल्थ लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो फैसला हमने किया है उसी पैटर्न पर भी 2 बातें। अभी आयुष्मान भारत जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है SECC सिर्फ उनके बेनिफिशियरी को मिल रहा है। वो एक तिहाई आबादी भी नहीं उसकी, आबादी एक तिहाई भी नहीं हो। हम चाहते कम से कम 5 लाख बहुत कम है। हमने पहले 10 लाख किया, फिर 25 लाख किया। उनके ऊपर है वो 10 लाख करे 25 लाख करे, परंतु कम से कम हमारी तरह उनको चाहिए। SECC एक कैटेगरी है खाली सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, उसी बजाय तमाम जैसे हमने किया पूरे पब्लिक के लिए किया, आम जनता के लिए किया, प्रदेशवासियों के लिए किया राजस्थान में, उसी प्रकार पूरे देशवासियों के लिए करना चाहिए। SECC में कहते छूटे हुए हैं, गरीब लोग भी छूटे हुए हैं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसकी तो मैं ध्यान आग्रहित करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी। तीनों बातें इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से महंगाई की मार जब चल रही है उस वक्त में और जितने स्टेप उठाएंगे, जैसे हमने शहरी रोजगार योजना शुरू करी है नरेगा के पैटर्न पर, भारत सरकार भी शुरू कर सकती है नगर पालिकाओं के अंदर, देश भर के अंदर। नरेगा अगर कानून बन सकता है यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, तो कानून बन सकता है एनडीए गवर्नमेंट वक्त में भी शहरों की। पब्लिक मीटिंग है, 2000 करोड़ का बांटना है। कितने बजे है? कल 10 बजे। 10 बजे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं? राहुल जी ने सीधा सवाल पूछा है अडानी पर कि उस सेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, और उसके कारण से राहुल जी की आवाज़ बंद करने के लिए सारा कुछ जो कवायद किया जा रहा है, जिसको लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे चाहे जेल में डाल दें, चाहे सदस्यता रद्द कर दें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच के लिए वो लड़ते रहेंगे। जी, लेकिन बघेल जी ने भी कहा गया मैं संसद के अंदर हूं या बाहर रहूं, मैं आवाज उठाता रहूंगा लोकतंत्र को लेकर। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे राहुल जी। जी ओबीसी का अपमान किया है। अच्छा, नीरव मोदी कौन सा ओबीसी है भाई? ललित मोदी कौन सा ओबीसी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिगत जनगणना नहीं करा रही, लोग मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेशों में नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओबीसी जनगणना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मतलब आरक्षण के बिल हमने पास कर दिया, लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? और रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस? बघेल सर बीजेपी अब पूरे देश में जाके इस मसले पे सभाएं करने वाली, आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये बताएंगे। बघेल जी पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी समर्थन करते हुए दिख रहा है। राहुल जी ने सबके लिए धन्यवाद कहा है और सबको एक साथ आने की जो बात करी है उसका स्वागत उन्होंने किया। आगे के क्या रणनीति है?